Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was, India's first migration monitoring system has been inaugurated in which city? And correct answer for this question is Mumbai. Next question is, who is the shortest serving Prime Minister of United Kingdom? And correct answer for this question is Liz Truss. और आप सभी को पता है इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक बन गए हैं यूके के नए प्राइम मिनिस्टर। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज इन द न्यूज़। So this first news actually talks about the familial histories, professional graphs lie entwined in services of the Supreme Court। हालांकि ये न्यूज़ यहाँ पर निकल के आने का इस पूरे आर्टिकल का जो क्रक्स है हम उसे आराम से समझेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, हालांकि ये न्यूज़ यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही है कि द डिकेड इज सेट टू सी द 2 चीफ जस्टिसेस ऑफ इंडिया हुज फादर वंस हेडेड द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर बात हो रही है 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की, जिनके फादर जो कि CJI ऑफ इंडिया रह चुके हैं CJI YB चंद्रचूड़। अलॉन्ग विद हिम यहाँ पर बात की जा रही है जस्टिस BV नागरत्ना। शी इज़ द डॉटर ऑफ फॉर्मर CJI ES वेंकटरमैया। देखिए, हालांकि इनकी अभी CJI की जर्नी दूर है। ये 2027 में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। देखिए, जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तब से लेके अभी तक हमारे पास कोई भी फीमेल जज यहाँ पर नहीं रही है। तो हालांकि इस पूरे न्यूज़ में आपको जो अंकल नेफ्यू डुओ या फादर डॉटर डुओ या फिर फादर एंड सन डुओ है, उनके नाम यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। तो आप इस पूरे आर्टिकल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको गो थ्रू कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना क्या ज़रूरी है। देखिए, 2022 का ही एक न्यूज़ है। दैट टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक कंसर्न रेज किया था, लैक ऑफ वुमेन अमंग हाई कोर्ट जजेस। तो यहाँ पर हमारे डिस्कशन का अभी जो पॉइंट है वो भी यही रहने वाला है, लैक ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी। देखिए, अगर हम बैक टू बैक अभी रिसेंट केसेस की ही बात करें तो NV रमन्ना साहब आए, देन UU ललित साहब आए और अब आ गए हैं DY चंद्रचूड़। लेकिन वुमेन का जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही कम है। सो इसके साथ एक एडिशनल फैक्ट आपको बता देती हूँ कि 10th मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस। दिस डे इज बेसिकली एम्स टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट एंड कंट्रीब्यूशन बीइंग मेड बाय द वुमेन जजेस। साथ ही 10th मार्च ऑल्सो यंग वुमेन और गर्ल्स को इंस्पायर करता है टू बिकम जजेस एंड लीड इन दिस कम्युनिटी। ऑल्सो कॉम्बैटिंग जेंडर डिस्पैरिटी इन द जुडिशियल सर्विसेज विल ऑल्सो हेल्प अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। देखिए, अगर हम वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हाई कोर्ट में जो परसेंटेज है ऑफ वुमेन जजेस वो सिर्फ 11.5% है। वहीं अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इस पूरे प्रपोर्शन में से देयर आर ओनली 4 सिटिंग वुमेन जजेस आउट ऑफ 33 इन द ऑफिस। अलॉन्ग विद दैट सिचुएशन काफ़ी वर्स हो जाती है अगर हम विमेन लॉयर्स की बात करते हैं कंट्री में। सो 1.7 मिलियन एडवोकेट्स में से सिर्फ 15% ही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है और ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, कोई भी आंसर लिखने के लिए हमें पहले तो उसके फैक्ट्स पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं वो पता होना चाहिए और उसका वे फॉरवर्ड भी पता होना चाहिए। चलिए, हमने फैक्ट्स के बारे में यहाँ बात कर लिया, तो अब बात करते हैं कि आखिर रीजंस क्या हैं कि इतना लो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वुमेन का। तो सबसे पहले तो आ जाता है द पैट्रियार्कल सोसाइटी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात कर सकते हैं तो दैट इज़ ओपेक कॉलेजियम सिस्टम फंक्शन। रिप्रेजेंटेशन की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम लोअर जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन की नहीं, हायर लेवल पर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। रिसेंटली अगर हम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के जो रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 192 कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया गया था फॉर द हाई कोर्ट। आउट ऑफ दीज 37 जो लगभग 19% हो जाता है वह वुमेन। बट आप यहाँ पर अचरज की बात ये देख लिए कि इसमें से ओनली 17 ऑफ दीज 37 वुमेन रिकमेंडेड वर अपॉइंटेड। तो ये काफ़ी बायसनेस यहाँ पर शो करता है कि
192 कैंडिडेट्स को यहाँ पर हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के लिए रिकमेंड किया गया, जिसमें से 19%, देखिए 19% कोई कम रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, 19% वुमेन्स को यहाँ पर रिकमेंड किया गया, लेकिन इसमें से सिर्फ 17 आउट ऑफ दी 37 women recommended वर अपॉइंटेड। चलिए इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो रिजर्वेशन हमारा एज सच कुछ क्लियर नहीं है। देयर आर ओनली फ्यू स्टेट्स जिनने रिजर्वेशन पॉलिसी ला कर रखी है, बट वो भी फॉर लोअर जुडिशरी, क्योंकि लोअर जुडिशरी वो लेवल हो जाता है जहाँ पर एंट्रेंस बेसिस पर एग्जामिनेशंस होते हैं। वहीं अगर हम हायर जुडिशरी की बात करें लाइक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो इस तरीके को कोई भी रिजर्वेशन हमें देखने नहीं मिलते, जिसकी वजह से लगभग वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी कम देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। देखिए ऐसे ही कुछ स्टेट्स हैं जैसे असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान, इन्होंने इस तरीके के रिजर्वेशन करके वुमेन जुडिशरी के रिप्रेजेंटेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। और अब यहाँ कर अगर हम जुडिशरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो 40 से 50% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। इसी के साथ हम कुछ दूसरे कारणों की बात करें तो ये बड़े कॉमन से रीजंस आ जाते हैं लाइक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, विमेन हैज़ टू रिलोकेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लाइक इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी गुड, इट इज़ नॉट इवन गुड इनफ फॉर द फीमेल्स। अगर बात करें तो हम कोर्ट रूम्स बहुत छोटे छोटे हैं, क्राउडेड हैं, और रेस्ट रूम्स का एब्सेंस है, साथ में चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़, और ये सारी मुश्किलें वुमेन्स को यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं। अब इसी की बात करें कि भाई 70 साल होने को आ रहे हैं तो अभी तक ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं देखने मिला, तो हम यहाँ पर एक और रीज़न ले सकते हैं, नो सीरियस अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड सो फार। चलिए मैंने आपको बोला था हम 3 फैक्ट पर यहाँ पर बात करेंगे। पहले तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है, दूसरा वर्तमान में स्थिति क्या है, और तीसरा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। देखिए जब हम इक्वालिटी की यहाँ पर बात करते हैं तो जब तक वुमेन्स आर नॉट एम्पावर्ड तब तक जस्टिस नहीं दिया जा सकता, चाहे आप कितने भी लॉज लेके आ जाएं। उसी के साथ जस्ट इमेजिन देयर इज़ अ ट्रांसजेंडर जज हु इज़ लिसनिंग टू दी अदर केसेस ऑफ अदर ट्रांस वुमेन। So ultimately that would inspire confidence in that litigation as well। साथ ही लोगों का mindset change करना बहुत ज़रूरी है, that women are not meant to be in the houses, but वो एक बहुत बड़ी जुडिशरी को और न्याय व्यवस्था को भी बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। चलिए आगे बढ़ने के पहले आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या सोचना है, वाई देयर इज़ अ लैक ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी। आई विल बी डेफिनेटली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आगे बढ़ने के पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू नेवर मिस एनी अपडेट। ऑल्सो विजिट द राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भोपाल MP नगर Zone 2 बिकॉज वी हैव अ डेडिकेटेड एंड वंडरफुल फैकल्टी for UPSC and MPPSC in both the languages. So moving on to the next news, हालांकि इस आर्टिकल में it talks about that 2 idols stolen from Tamil Nadu traced to US। देखिए हम ये इस तरीके की न्यूज़ लगातार सुनते रहते हैं कि बहुत सारे इंडिया में जो आइडल्स थे वो चोरी हो गए, वो दूसरी कंट्रीज़ में हमें कहीं ना कहीं मिलते हैं। इस पूरे न्यूज़ में से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। चलिए पहले देख लेते हैं ये न्यूज़ क्या बोलती है। दैट चोला एरा के जो ब्रॉन्ज आइडल थे जो लगभग 50 साल पहले विश्वनाथ स्वामी टेम्पल से, जो कि सिचुएटेड है अल्थरूर तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, 2017 से ही इनको वापस लाने की बात यहाँ पर चल रही थी। तो यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हो जो मिसिंग आइडल्स हैं उनके नाम क्या है। सो वन इज़ द डांसिंग सांबंदर और इसी के राइट में है द आइडल ऑफ सोमस्कंदर। देखिए अब यहाँ पर सवाल आएगा कि इन आइडल्स के नाम क्या हमारे लिए याद रखना ज़रूरी है। नहीं, आप इसके नाम पढ़ लेंगे वो काफ़ी है। लेकिन लास्ट टाइम इसी तरीके से विरूपाक्षी टेम्पल न्यूज़ में था और UPSC ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था कि विरूपाक्षी टेम्पल कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि विश्वनाथ स्वामी टेम्पल जिसकी हमने यहाँ पर बात करी है, जहाँ से 50 साल पहले ये आइडल्स को चोरी किया गया था, जहाँ पर ये वापस आने वाले हैं, इसका लोकेशन क्या है। एंड दिस
will become very important for you. चलिए, ये न्यूज़ आर्टिकल हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं आखिर ये आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है। रिसेंटली जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ही होल्ड्स टॉक ऑन बायलैटरल रिलेशनशिप्स विद ब्रिटेन्स फॉरेन सेक्रेटरी हुज नेम इज जेम्स क्लेवरली। देखिए, ये बायलैटरल टॉक बिल्कुल तभी बाहर निकल कर आया है जब ये डिसाइड हो गया जो मिस्टर क्लेवरली हैं वो कंटिन्यू करेंगे एज अ फॉरेन सेक्रेटरी इन द न्यूली अपॉइंटेड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक्स गवर्नमेंट। देखिए, हालांकि इस पूरे बायलैटरल टॉक में बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है, लाइक काउंटर टेररिज्म के लिए और इंडिया यूके के रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, और साथ ही यूक्रेन की जो सिचुएशन चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको देखने के लिए। बट इस पूरी मीटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू बाहर निकल कर आया था वो है FTA। अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जो कि लिज ट्रस के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी विजिट जब इंडिया में की थी तो ही प्रॉमिस्ड कि इंडिया और यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया जाएगा। यही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रोड मैप ऑफ 2030 बोला गया है। देखिए, ये जो नेगोशिएशंस थे इनको एम किया गया था कि फेयर और बैलेंस FTA को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके थ्रू जो इंडिया और यूके का बायलैटरल ट्रेड है उसको $100 बिलियन तक पहुंचाना है बाय 2030। ये जो रोड मैप 2030 है ये सिर्फ $100 बिलियन 2030 तक FTA को पहुंचाने के अकेले के बारे में बात नहीं करता है, साथ ही ये न्यू एज FTA के बारे में बात करता है। दैट ऑल्सो टॉक्स दैट ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और एंटी करप्शन जैसे मुद्दे हैं, उनको भी हमें न्यू एज FTA के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। सबसे पहले जिन्हें नहीं पता हो उनके लिए मैं यहाँ पर एक बार बता देती हूँ। FTA that stands for Free Trade Agreement. It's a pact between two or more nations to reduce barrier to import and export among them. साथ ही जब दो कंट्रीज FTA साइन करती हैं तो यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर्स में बहुत ही कम गवर्नमेंट टैरिफ्स या गवर्नमेंट का इंटरफेयर, कोटाज या सब्सिडीज या प्रोहिबिशन जैसे कुछ भी इश्यूज रह जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज है वो बहुत ईजीली और बहुत ही स्मूथली हो जाता है। चलिए, आगे बढ़ने के पहले अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको यहाँ पर इस पूरी न्यूज़ से क्रक्स क्या निकालना है। दिस इज़ रोड मैप 2030 जिसको लॉन्च किया गया था May 4, 2021 during the India-UK virtual summit that was led by the Prime Minister Shri Narendra Modi and that time UK's Prime Minister Mr. Johnson। यहाँ पर बात की गई थी कि $100 बिलियन तक का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो इंडिया और यूके के बीच में किया जाएगा। चलिए, इंडिया और यूके के कुछ रिसेंट रिलेशन डेवलपमेंट को देख लेते हैं। तो इंडिया एंड यूके कंक्लूडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2021। ऑल्सो दीज टू नेशंस are also strengthening defense related trade and deepening cyber security. UK also agreed to join India's Indo-Pacific Ocean Initiative and become a major partner on maritime security issues in Southeast Asia. Along with that, in January 2022, India and UK managed to conclude the first round of talk for the India-UK Free ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है। सो मिसेस भारती दास हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। एक्चुअली शी हैज़ बिकेम द 27th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स फॉर इंडिया दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए यहाँ समझ लेते हैं कुछ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के बारे में। देखिए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इज द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑन अकाउंटिंग मैटर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट, पहली चीज। दूसरा, दिस CGA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मैनेजिंग अ टेक्निकली साउंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम and preparation and submission of accounts of the union government. Along with that, CGA is also responsible for exchequer control and internal audits for central government.
तो यहाँ पर आपको याद रखने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देती हूँ, दैट इज़ आर्टिकल 150 that talks about the annual appropriation accounts, civil and union finance accounts that to be submitted to the parliament, जो बात करता है आर्टिकल 150 of the Indian Constitution. Moving next, it's time for current oriented one-liners, and the first news is government approved the first cable cum suspension bridge on Krishna River. The United Nations marks October 24 to October 30 as Disarmament Week each year. On October 24, the United Nations was established in 1945. The United Nations General Assembly had a special session on disarmament in 1978, and Disarmament Week was first observed that day. Competition Commission of India imposes rupees 936.44 crore penalty on Google for anti-competitive practices in relation to its Play Store policies. चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ पर जाने के पहले आपको मुझे बताना है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर बना था और इसके आने के बाद किस एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस को रिपील कर दिया गया था. 26th October is celebrated as Accession Day of J&K with Union of India, whereas Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan launches the Kunj app mobile application to prevent cyber crimes against children in the state. ये आपको याद रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं. सो इट्स अ कुंज ऐप दैट इज लॉन्च्ड बाय द Kerala Chief Minister and it is for cyber crime against children in the state. So it's a quiz time, and first question is, the United Nations observe Disarmament Week every year on which month? Next question is, which state UT launch Kunj app mobile application to prevent cyber crimes against children? आप सभी को पता है कि आपको करेक्ट आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, and stay tuned with us to know the correct answer. So this is it for today. Join our batches for UPSC, MPPSC, Civil Services examination. Seats are very limited, so hurry up. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any update. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.